हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मस्त होगे, बिंदास होगे। मैं स्वनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे बिल्कुल रोज की तरह हम बिल्कुल हाजिर हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 49 लेके, जो कि बिल्कुल अप्रद होगा यूपीपीसीएल, यूपीआर विनर, टीजी2, जेई जैसे एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम लेकर आए हैं 100 प्रश्नों का महासंग्रह, जिसमें हम लेकर यहाँ पे बात करेंगे व्याख्या सहित उत्तर के साथ। तो बिल्कुल, यदि पहली बार चैनल पे आया तो चले जाओ प्लेलिस्ट पे, आपको वहाँ पे मल्टीपल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रैक्टिस सेट 49 होने वाला है, तो 48 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर, हिंदी, रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिएगा, 1 मिनट के भी लिए स्किप मत कीजिएगा। पूरे 100 क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं, और 100 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो टेक्निकल की क्वेश्चन आते हैं वो 150 आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज हम लेकर आए हैं 100 प्रश्नों का संग्रह, और बिल्कुल हर एग्जामिनेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है और निचोड़ है। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो एक छोटा सा लाइक दीजिएगा, और साथ ही साथ और पहली बार चैनल पे आया हो तो प्लीज़ कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी पावरफुल कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आज के सेशन मैंने बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल लिया हुआ है, तो बिल्कुल हर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कितना क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व किया है, कितने आपके सही हुए हैं, ये ज़रूर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि अ जनरेटर इज रन बाई अ मोटर एंड टेक्स 18.65 एम्पियर एट 300 voltage. If the efficiency is 75%, then what is the hours power of the motor। कह रहा है कि एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है, और यह 300 वोल्टेज पर 18.65 एम्पियर लेता है। इसकी जो दक्षता है, यदि 75% हो तब मोटर की अश्वस शक्ति होगी, कितनी होगी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, और सभी का यहाँ पे कमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। सभी लोग यहाँ पे कोशिश करिएगा राइट आंसर देने का, ठीक है। आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपके लिए बनाया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप बिल्कुल इंगेज रहेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि मोटर द्वारा ली गई थी शक्ति की बात करूँ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी आई हो जाएगा, ठीक है। तो भी कितना है भाई, 300 वोल्टेज है, ठीक है, 300 वोल्टेज है, और करंट कितना दिया हुआ है, 18.65, ठीक है। इंटू कर देंगे तो कितना आपका आएगा, ये कितने वाट में आ जाएगा आपका, 5595 वाट आ जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि मोटर की इफिशियंसी की बात कर रही है, ठीक है ना, मोटर की इफिशियंसी की बात कर रहा है, तो मोटर की इफिशियंसी मतलब क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर अपान क्या हो जाएगा भाई, इनपुट पावर, ठीक है। तो आउटपुट पावर ज्ञात नहीं है हमें, उसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 75 अपान भाई 75 अपान 100, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर एंड अपान कितना हो जाएगा जो आपने अभी पावर निकाला, ठीक है ना। इसको पुटअप कर देंगे तो आउटपुट पावर निकल के आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा भाई, 4196.25 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आउटपुट पावर आ जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि मोटर के हॉर्स पावर शक्ति की बात करूं भाई, ठीक है, अश्व शक्ति की बात करूं, तो क्या करिए आप यहाँ पे 4196.25 के अपान 746, ठीक है, कर दीजिए। आपको यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा 5.625 HP। कहने मतलब ये कि 5.6 HP आएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो क्वेश्चन था, एक प्रकार से यदि मैं बात करूँ तो विवादित क्वेश्चन था। तो आयोग द्वारा यहाँ पे कोई भी राइट आंसर नहीं दिया गया था, जिसपे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन यहाँ पे डाला गया था स्टूडेंट्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 5.6 HP आना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा 5.6 HP जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा कि फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट कंपल्सरी। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए निम्नलिखित में से
कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और आई होप कि सभी लोग यहाँ पे राइट आंसर पुट अप करोगे। तो बिल्कुल सभी लोग यहाँ पे राइट आंसर दोगे भाई। यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाता है भाई, प्राइमरी कुंडल में जो वर्तन होती है, मतलब वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग मस्ट बी सेम होती है, जो उसके टर्न्स होते हैं मस्ट बी सेम होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर हो गया। चलिए, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल। कह रहा है कि वन हाइड्रो अल्टरनेटर हैज 20 पोल्स एंड रोटेट्स एट 3300 आरपीएम्स, देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज। कह रहा है हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल हैं और 3300 आरपीएम पर घूर्णन करता है, तब इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो चलिए कमेंट करके बताइए भाई, कैसे इसे आप सॉल्व करोगे, क्या इसका राइट आंसर आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। वीडियो को पुश करो, उसके बाद राइट आंसर दो भाई, ठीक है। देखिए, अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो P इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 20 पोल्स दिए हुए हैं भाई, और इसका जो स्पीड है वो कितना दिया हुआ है आपका 3300, मतलब 3300 आरपीएम पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि यदि मैं बात करूं N इक्वल टू 120 F अपान P होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है। तो आप यहाँ पे स्पीड कितनी दी हुई है आपकी भाई, 3300 दी हुई है। ठीक है, इक्वल टू आपको 120 इंटू एफ अपान पी कितना दिया हुआ है, 20 पोल्स। ठीक है, अब यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल सकते हो। तो बिल्कुल क्या करोगे भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3300 के अपान 6 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 550 हर्ट्स आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि आपकी जो राइट आंसर आएगी वो क्या आएगी भाई, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितना आया था, 550 आया हुआ था। ठीक है ना, 550 आया हुआ था। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। यदि आप तैयारी शुरू से कर रहे हो, बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल आप मेरे इस पेड कोर्स से जुड़ सकते हो। ठीक है ना, आईटीआई के लिए मैं बात करूं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स की बात करूं, यूपीपीसीएल टीजी2, यूपीआरवी टीजी2 के लिए बिल्कुल फुल कोर्सेज आपके लिए अप्लाई यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल 599 पे करके आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ यूपीपीसीएल का भी पेड कोर्स चल रहा है, जिसमें भाई यूपीपीसीएल जेई, एसएससी जेई जैसे एग्जामिनेशन और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का फुल कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 699 में। तो ये नंबर यहाँ पे है 7860283021 पे। इस पे आप कांटेक्ट करके बिल्कुल आसानी से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इस पे आपको व्हाट्सअप करिएगा हमें, हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सीट है। ठीक है ना, 20 सीट मैंने रखा हुआ है, 20 जेई के लिए, 20 टीजी2 के लिए। तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी, जितना भी जल्दी हो सके आप लोग जुड़ जाइए, जिससे आपको अच्छे से अच्छी क्लासेस में प्रोवाइड करा सकूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वन कंडेंसर takes 4.4 ampere at 280 volt 50 hertz, the value of the condenser is। कह रहा है कि एक कंडेंसर 280 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर 4.4 एम्पियर धारा लेता है, तो कंडेंसर का मान क्या होगा? ठीक है ना, चलिए भाई, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। तो सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, और जल्दी से कमेंट करिए भाई, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे दूंगा। और उससे अच्छा है कि वीडियो आप पुश कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए और बताइए। देखिए, चलिए हम बढ़ते हैं राइट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन, जैसा कि मैंने आपको व्याख्या सहित बताया, तो मैं व्याख्या देना चाहूँगा। तो करंट क्या दिया हुआ है भाई, आप लिख लिए आई इक्वल टू 4.4 एम्पियर दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है भाई, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 280 वोल्ट दिया हुआ है। तो आपको पता है, यदि मैं बात करूं इस कंडेंसर के बारे में हो रही बात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करेंगे। कहने का मतलब क्या, एक्सी की बात करेंगे। ठीक है, तो एक्सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, तो एक्सी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, कि भी अपान आई। ठीक है ना, भी अपान आई हो जाएगा। तो भी कितना है भाई, 280, और आई कितना दिया है, 4.4। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपका जो एक्सी फाइनल आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, आपका एक्सी आ जाएगा भाई टोटल कितना, 63 पॉइंट कितना आएगा, 63 ओम आ जाएगा।
ठीक है, यह आपका क्या आ गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया। ठीक है, देन यदि मैं बात करूं, आपका ये फार्मूला अच्छी तरीके से जानते हो कि एक्सी इक्वल टू होता है 1/2 पाई FC होता है। ठीक है, तो अब इस रिलेशन को आप यहां से आसानी से रख सकते हो। ठीक है, एक्सी की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे FC निकालना है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आसानी से इसे पुटअप करिएगा और आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो वो क्या निकल के आएगा, 50 माइक्रोफैरड इज द राइट आंसर निकल के आता है भाई। ठीक है ना, कितना आएगा, 50 माइक्रोफैरड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि वेन अ 140 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज, देन द फॉलोइंग करंट इज। अब आपको बताइए, इसमें करंट बताना है। कह रहा है कि 140 माइक्रोफैरड संधारित्र को जब 250 वोल्ट 0.50 हर्ट्ज से जोड़ा जाता है तब धारा का मान क्या होगा। ठीक है, 11 एम्पियर होगा, 12 एम्पियर होगा, 12.5 एम्पियर होगा, 10.57 एम्पियर होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में देखिए देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए एक्सप्लेनेशन हम आपको दे देंगे भाई। यहाँ पे देखिए वोल्टेज की यदि बात करें तो वोल्टेज कितना है, 250 वोल्टेज है। फ्रिक्वेंसी कितनी है भाई, 50 हर्ट्ज है। ठीक है, और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कैपेसिटर की, यदि मैं वैल्यू की बात करूँ तो 140 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 140 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है ना, ये लिख सकते हो आप आसानी से। अब देखिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई FC होता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेटा पुट करना है। तो एक्सी आपका निकल के आ जाएगा 22.74 ओम आ जाएगा। ठीक है ना, आ जाएगा। अब यहाँ पे करंट की बात हो रही है, आपको क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है। करंट फाइंड आउट करना है तो आप जानते हो करंट इक्वल टू होता है V/XC हो जाएगा इस सर्किट के माध्यम से। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 250 वोल्ट और आपका जो आया हुआ है 2.2 XC की वैल्यू आई है 22.74। ठीक है, अब इसे यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी आपका इक्वल एंड यस आ जाएगा कितना, 11 एम्पियर। ठीक है ना, 11 एम्पियर कौन सा है भाई, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। निम्नलिखित में से कौन सा फेजर आरेख विशुद्ध प्रतिरोध परिपथ को निरूपित करता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग भाई, जितने लोग भी जुड़ते चले जा रहे हैं सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर का, तो वो क्या हो जाएगा भाई, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या डिनोट करता है, यह फेजर आरेख जो होता है शुद्ध प्रतिरोध के लिए, ठीक है ना, शुद्ध प्रतिरोध के लिए निरूपित करता है। ठीक है ना, शुद्ध प्रतिरोध के लिए निरूपित करता है। और साथ में यदि मैं बात करूं यहाँ पे आई है, तो ये क्या बतलाता है, ये विशुद्ध के लिए करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फेजर आरेख विशुद्ध, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हिंदी वाला पे ध्यान दीजिएगा, ये विशुद्ध कह रहा है बट ये शुद्ध की बात हो रही है, प्योरली की बात हो रही है। तो इंग्लिश वाले को फॉलो करिएगा, यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, ध्यान से यहाँ पे इंग्लिश हिंदी इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये विशुद्ध नहीं होगा, शुद्ध होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, रिप्रेजेंट्स अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यस, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है कि उसकी जो वोल्टेज होती है और करंट होती है, दोनों की जो दिशा होती है वो समान होती है। ठीक है ना, दोनों जो दिशा होती है समान होती है। कहने मतलब ये हो गया कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि HRC फ्यूज आर मेनली यूज्ड इन। HRC फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, किसमें किया जाता है, एकल फेज सिस्टम में, दो फेज सिस्टम में, तीन फेज सिस्टम में और दिष्ट धारा मतलब DC सिस्टम ओनली। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 के राइट आंसर का मित्रों, तो क्या हो जाएगा, यस, 3 फेज सिस्टम हो जाएगा।
ठीक है ना। एचआरसी फ्यूज को क्या करते हैं कि 3 फेज सिस्टम में मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है। जैसे एचआरसी फ्यूज का जो प्रयोग हम करते हैं, जो यदि मीडियम वोल्टेज की बात करें तो 215 वोल्टेज के परिपथ में लघु शॉर्ट सर्किट दोष की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे एक्सप्लेनेशन भी बन रहे थे सर्किट ब्रेकर के रूप में या फिर बैकअप के भी रूप में भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। और साथ ही साथ यदि पहली बार चैनल पे हो, क्लास अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल आप जाइए प्लेलिस्ट पे, और भी क्लासेस आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ सभी चीज़ें अच्छी लगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द साइज ऑफ द अर्थ वायर शुड बी, कह रहा है कि भू संपर्क तार का साइज होना चाहिए। चलिए इसे कमेंट करके बताएं यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। चलिए भाई, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो यस, फेज और न्यूट्रल तार से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। फेज और न्यूट्रल ग्रेटर देन फेज एंड न्यूट्रल वायर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 9। तो कह रहा है कि इन कंड्यूट सरफेस वायरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू सेडल शुड नॉट बी ग्रेटर देन, कह रहा है कंड्यूट सरफेस वायरिंग में से दो सैडलों के बीच दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, मतलब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हेनरी इज द यूनिट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखने की आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको पता है, यह बात याद रखिएगा, एल इजकल टू होता है एन फाई अपान आई होता है। ठीक है, आई हेनरी होता है। ठीक है, ये किसका होता है, तो बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस, प्रेरक। ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि इन 3 फेज सिस्टम वी शुड यूज, कह रहा है कि 3 फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा भाई, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई। सभी लोग देखिए कमेंट करेंगे, मैं कह रहा हूँ ना, गलत सही कमेंट कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए बिल्कुल सत्यता के साथ। ऐसा नहीं है कि सर जब आंसर बताएंगे तब आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डबल अर्थिंग। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, दोहरा भू संपर्कन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है भाई, कह रहा है कि अ यूनिवर्सल मोटर कैन रन ऑन, कह रहा है कि सार्वत्रिक मोटर निम्नलिखित पर चलाई जाती है। किस पे चलाई जाती है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। एसी सप्लाई ओनली, डीसी सप्लाई ओनली, एसी एंड डीसी सप्लाईज एंड डिजिटल सप्लाईज। तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर तो एसी एंड डीसी सप्लाई। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर का ज़्यादातर यूज होता है दोनों ही दिशा में, दोनों ही दशा में यूज होता है, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी हो। ठीक है ना, तो यदि मैं बात करूं कि यूनिवर्सल मोटर होता क्या है, तो एक ऐसा मोटर है जो कि दिश धारा पर लगभग समान चाल पर कार्य करती है और समान निर्गत मतलब आउटपुट प्राप्त होता है। तो यदि मैं बात करूं कि यह मोटर एसी सीरीज मोटर का छोटा सा रूप होता है। ठीक है ना, इसको हम सीरीज मोटर भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि अ हीटर वर्क्स ऑन, एक हीटर कार्य करता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, इंडक्टिव लोड पे, कैपेसिटिव लोड पे, रेजिस्टिव पे, बोथ 1 एंड 2। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं यहाँ पे क्या है राइट आंसर होगा। चलिए भाई ज़्यादा यहाँ पे समय लेना नहीं है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि लाइटिंग अरेस्टर आर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन फॉर, प्रेशर लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में त्वरित विरामक जिसको हम कहते हैं लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग के लिए किया जाता है। लाइन की सुरक्षा के लिए, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करके बताएं यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो दोनों सही होंगे, कहने मतलब क्या हो जाएगा, सी इज द राइट, इनमें से दोनों। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सेफ्टी टू ऑफ लाइन एंड सेफ्टी ऑफ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ ब्रिज रेक्टिफायर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायोड इज, ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो रही है। ठीक है ना, हाफ वेव फुल वेव की नहीं, ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो रही है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक बार में आंसर आना चाहिए सभी का। तो क्या हो जाएगा भाई, 4 डायोड लगे होते हैं। ठीक है ना, 4 डायोड लगे होते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से 4 डायोड कनेक्ट होते हैं भाई। ठीक है ना भाई, कुछ इस प्रकार से। ठीक है,
कुछ इस प्रकार से 4 डायोड जो हैं यूज किए जाते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, कलेक्टर, एमीटर, एनोड एंड बेस, बिल्कुल सामने दिख रहा है आपका राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सभी का राइट आंसर होना चाहिए। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो बिल्कुल भैया एनोड नहीं होता किसी भी ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर में कलेक्टर होता है, एमीटर होता है, बेस होता है, बट एनोड नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है, बहुत फिर से आपका न्यूमेरिकल आ गया है, कह रहा है कि अ मूविंग कॉइल मीटर हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 50 मिली एम्पियर, द वैल्यू ऑफ शंट फॉर मेजरिंग 150 वोल्ट इज। कह रहा है कि चल कुंडली मीटर जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, जो 50 मिली एम्पियर पर पूर्ण स्केल विक्षेप उत्पन्न करता है, उसके द्वारा 150 वोल्ट मापने के लिए शंट का मान क्या होगा। तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करेंगे भाई सभी लोग, इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। चलिए हम भी एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं। तो देखिए, यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है आर बी की वैल्यू दिया हुआ है, कितना हुआ है दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ है भाई, आर बी की वैल्यू आपका 20 दिया हुआ है। बोल्ट कितना, मतलब कितने बोल्ट ले रहा है, 150 बोल्ट दे रहा है। ठीक है, तो आई बी यदि मैं बात करूं, आई बी कितना है, 50 मिली एम्पियर है। ठीक है ना, 50 मिली एम्पियर बात हो रही है। तो यहाँ पे 50 मिली एम्पियर को आप क्या लिख सकते हो, 50 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो आपको पता है कि यहाँ पे भी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। ठीक है, इससे बिल्कुल आप कनेक्ट करके इस यहाँ पे वैल्यू को रख के आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो मल्टीप्लायर फैक्टर यदि आपको निकालना है, यहाँ पे मल्टीप्लायर फैक्टर भी आपको निकालना है, एम इक्वल टू क्या होता है, भी अपान वी भी होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे आप रख दीजिए, आसानी से आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपके लिए फार्मूला होता है आर एस इक्वल टू आर एम एम माइनस आई। ठीक है ना, ये होता है m-1 होता है, सॉरी m-1 होता है। तो यहाँ पे आपको इस फार्मूले को पुट अप करना है, इस फार्मूले को यूज करना है, और सभी यहाँ पे डेटाज रख दोगे, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा, नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 2980 ओम आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है 18 क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हेन अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज कनेक्टेड विथ 1.2 किलोवाट लोड, इट्स डिस्क टेक्स 600 रोटेशन इन 7 मीटर्स 30 सेकेंड, द मीटर कांस्टेंट इज। कह रहा है एक फेज ऊर्जा मापी को जब 1.2 किलोवाट भार से संबंधित किया जाता है, तब इसकी डिस्क 7 मिनट 30 सेकेंड में 600 गुणन करती है। तो मापी नियतांक आपको बताना है, मीटर कांस्टेंट आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या राइट आंसर होगा। तो पावर की यदि बात करें तो क्या ले रहा है भाई, 1.2 किलोवाट ले रहा है। ठीक है ना, और टाइम कितना ले रहा है, 7 मिनट का टाइम ले रहा है, 7 मिनट और 30 सेकेंड का। ठीक है, तो यहाँ पे एन कितना दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है रोटेशन। ठीक है ना, रोटेशन कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में साथ यदि मैं बात करूं तो ये कितने सेकेंड में हो जाएगा, तो ये सेकेंड में कितना हो जाएगा, 450 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि मीटर नियतांक जो होता है भाई, कांस्टेंट के इक्वल टू होता है घूर्णन की कुल संख्या। ठीक है ना, क्या होता है, घूर्णन की संख्या के अपान होता है KWH होता है। सभी को यहाँ पे डेटाज आप रख दीजिए, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा, बहुत ही प्यारा आंसर निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ 3 फेज 6 पोल इंडक्शन मोटर इज। 3 फेज 6 पोल प्रेरण मोटर की जो तुल्यकालिक चाल है, इनमें से क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे पोल कितने हैं, 6 हैं। ठीक है ना, और फ्रिक्वेंसी आपको पता है कि हमेशा कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि NS इक्वल टू होता है 120F अपान क्या होता है, P होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप आसानी से क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1000 RPM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि 220 ओम रेजिस्टेंस मोटर टेक्स 2 एम्पियर करेंट्स, इट्स अप्लाइड वोल्टेज विल बी। कह रहा है कि 220 ओम प्रतिरोध की मोटर
2 एम्पीयर धारा लेती है, इसकी प्रयुक्त वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई। 20 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपका 220, आई कितना है 2 एम्पियर। तो कहने मतलब क्या हो जाएगा, V इजकल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो V इजकल टू क्या है 2 इंटू 220, कहने मतलब क्या हो जाएगा 440 वोल्ट। ठीक है, ए इज द राइट आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि ए क्लास इंसुलेशन कैन बियर अ टेम्परेचर ऑफ, ए वर्ग इंसुलेशन तापमान सहन कर सकता है कितना टेम्परेचर। ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या राइट आंसर होगा। चारों में से यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो ए हो जाएगा भाई 105 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आ रहा है, 105 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि थर्मोस्टेट ऑफ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स अकॉर्डिंग टू, ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस के का थर्मोस्टेट के अनुसार कार्य करता है। कैसे करता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बिल्कुल इजी होगा, ए होगा तापमान। ओके, टेम्परेचर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फिर से बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल कह रहा है कि 200 वाट 250 वोल्ट्स बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 250 वोल्ट, द वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब विल बी। देखिए इजी है भाई, सीरीज की बात, सीरीज पैरेलल कनेक्शन आप जानते हो तो आसानी से कर लोगे, बस क्वेश्चन पढ़ाने के आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा आपके राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सीरीज में 2 बल्ब हैं। ठीक है ना, सीरीज में 2 बल्ब हैं भाई। ठीक है, और कनेक्टेड है सप्लाई से। ठीक है, सप्लाई कितनी दी हुई है भाई 250। ओके, और 2 बल्ब हैं, कितने कितने के हैं भाई 2 बल्ब जो हैं आपके, कितने हैं वो हैं आपके 100 वाट, 100 वाट, 100 वाट के हैं, और 250 वोल्ट इनके पास भी है, 250 वोल्ट इनके पास भी है। तो आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो P इक्वल टू क्या होता है V²/R। ठीक है, V²/R होता है, मतलब ये कि आपका जो हो जाएगा 250 इंटू 250 और अपान 100। ओके, अब जब इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, आसानी से आपका आर आ जाएगा, उसके बाद आसानी से आप आई निकाल सकते हो। देन आप आसानी से यहाँ पे टोटल आर इक्विवेलेंट निकालोगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 125, मतलब 125 वोल्ट इज द राइट आंसर निकल के आ जाएगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि 2 लैम्प्स ऑफ 500 वाट each are connected in parallel, their total volt wattage will be equal to। ठीक है ना, यहाँ पे पूछ रहा है कि 500 वाट के 2 लैंप समांतर में लगाए गए, इनकी कुल वोल्टेज वाट निम्नलिखित में से क्या होंगी, फुल वाटेज पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या होंगी, किसके बराबर होंगी। ठीक है ना, तो दोनों क्या है पैरेलल में है, बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो पावर। ठीक है ना, पावर आप आसानी से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपको पता है कि पैरेलल में जो होगा पावर विल बी एडेड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से है भाई। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कितना है 500 वाट, ये भी कितना है 500 वाट, करने मतलब क्या हो जाएगा 1000 वाट। इजी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ए आ जाएगा, इजी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है ना, इनमें से आपको बताना है कि इंसुलेटिंग मटेरियल इनमें से कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल यदि चारों में से बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, नाइक्रोम इज नॉट इंसुलेटिंग मटेरियल। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ अ फ्यूज वायर, कह रहा है कि फ्यूज वायर की जो तार की क्षमता होती है वो कितनी होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा यहाँ पे चारों में से राइट आंसर। और यदि मैं थोड़ा सा तेज चलूँ राइट आंसर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, भार धारा से अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कह रहा है कि एन सर्किट हैज 40 ohms आर 90 ohms एक्सएल एंड 60 ohm एक्सी ऑल इन सीरीज, द इम्पिडेंस जेड इक्वल टू, कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का आर ओम, एक्सएल 90 ओम और एक्सी 60 ओम है, यदि यह सभी श्रेणी में हो तो प्रतिबाधा इन आपका जो इम्पिडेंस होगा जेड क्या होगा।
तो यहाँ पे आसानी से पूछ रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका दिया हुआ है 90 ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया हुआ है 60 ओम, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है 40 ओम है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इम्पिडेंस विल बी, इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से बिल्कुल सभी को कनेक्ट कर लीजिए, सभी क्या हो जाएंगे, सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सीरीज में दिया हुआ है ऑल इन सीरीज, ठीक है, कभी सभी क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप आसानी से इम्पिडेंस आपको निकालना, तो जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट, जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि एक्सएल इज द ग्रेटर देन एक्सी, तो आसानी से आप इसको पुटअप कीजिए और जेड की जो वैल्यू आएगी मित्रों वो आपको बहुत इजी तरीके से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 50 ओम इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 28। द मटेरियल मोस्ट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चर द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सभी के यहाँ पे जो है आंसर राइट होना चाहिए, तो बिल्कुल यदि मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ स्टार्टिंग अ सिंगल फेज मोटर, कह रहा है कि एकल फेज मोटर की स्टार्ट करने की सबसे मितव्ययी विधि कौन सी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, चारों में से आपको राइट आंसर चूज करना है, और मैं यदि बात करूं राइट आंसर का, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 30 क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर विल बी चीपेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होगी, ठीक है ना। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा भाई, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इज राइट आंसर, मतलब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 31, कह रहा है कि व्हेन द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर इज चेंज फ्रॉम 3600 rpms to 1800 rpms, then the generator's EMF will be becomes approximately, कह रहा है किसी अल्टरनेटर की जो चाल है जब 3600 आरपीएम से कम करके 1800 आरपीएम कर दी जाती है, तब जनरेटर का जो विद्युत वह बल लगभग हो जाएगा। ईएमएफ को पूछ रहा है भाई, ईएमएफ को काउंट करके आपको बताना है। तो अल्टरनेटिव यदि गति की बात करूं तो विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है, कहने मतलब हो गया कि ई इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, या फिर कह सकते हैं कि एन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो इससे आप रिलेट करके आसानी से आप आंसर दे सकते हो, और जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, आधा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि टू मेजर करेंट विथ अ क्लैंप ऑन आर्मेचर वी मस्ट, कह रहा है कि एक क्लैंप ऑन मीटर के साथ धारा मापने के लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत हो सकती है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद राइट आंसर देंगे, बिल्कुल आसानी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से आप इसे समझ के आंसर दोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, चालक के चारों ओर जॉल निकाल देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि इफ द कैपेसिटर इन अ कैपेसिटर टाइप फैन इज शॉर्टेड द फैन विल बी, कह रहा है कि संधारित्र किस्म के पंखे में संधारित्र यदि लघुपतित हो जाए, शॉर्ट सर्किटेड हो जाए, तब क्या होगा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। नॉट रन, रन स्लोली, रन फास्ट, रन विथ नॉइस, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं भाई, दीदी कैपेसिटर ही वहां पे क्या करे, शॉर्ट सर्किटेड हो जाए, तब क्या होगा, नॉट रन, ठीक है, नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 34, कह रहा है कि अ सीरीज सर्किट इन सर्किट दैट, ठीक है, सीरीज परिपथ एक परिपथ है जिसमें क्या होगा भाई, कौन सा कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा तो इजी क्वेश्चन आज के सेशन में होने वाला नहीं है, तो जल्दी से सभी लोग यहाँ पे राइट आंसर बताएं कि क्या होगा भाई। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हैज़ ओनली वन पाथ ओवर विच द करेंट्स फ्लो, ठीक है, केवल एक पाथ होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है फॉर सेफ्टी द स्विचेस शुड कंट्रोल द न्यूट्रल वायर, फेज वायर, अर्थ वायर एंड एनी वायर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई, बहुत ईजी है,
और एक बार में आंसर आना चाहिए यस। फेज वायर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं भाई, स्विचेस में फेज वायर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्विच है आपका, तो यहाँ पे इस पे फेज वायर में, ठीक है ना, ये जो ऑन ऑफ होता है, तो भाई जहाँ पे ये फेज वायर होता है उसमें हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वहीं से कंट्रोल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ। बिल्कुल इजी है भाई, ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस में व्यक्त किया जाता है। तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा, जो ट्रांसफार्मर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज हो जाएगा भाई वोल्ट एम्पियर। ठीक है ना, तो यस, यदि मैं बात करूँगा कि आमतौर पे क्या करते हैं वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, और यदि मैं बात करूँ कि ट्रांसफार्मर की हानियाँ शक्ति गुणक पर निर्भर नहीं करता है, और ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग भी क्या होती है वो लोड पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, तो यही कारण है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पियर में, ठीक है, वोल्ट एम्पियर में या फिर किस में होता है, केवीए में, केवीए में दिया जाता है, न कि किलोवाट में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन कन्वर्ट एसी पावर टू डीसी पावर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रत्यावर्ती धारा को डीसी धारा में परिवर्तित कर सकती है। अल्टरनेटर, जनरेटर, डिस्ककारी और ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल यदि मैं बात करूंगा इजीली तरीके से, तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, रेक्टिफायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोज इज प्रेफर्ड फॉर सर्विस लाइन। कह रहा है सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंभे की प्राथमिकता दी जाती है। आरसीसी, आयरन ट्यूबुलर एंड वुडन एंड स्टील टावर। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरसीसी। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्योंकि क्रॉस आर्म इज फिक्स्ड टू द पोल्स टू। कह रहा है कि खंबे से तिरछी भुजा लगाने का जो प्रयोजन होता है, इनमें से क्या होता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद ही राइट आंसर दें। और मैं राइट आंसर की बात कर लूँ भाई, तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, फिक्स द इंसुलेटर। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि द थर्मल रिले वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी प्रिंसिपल हो, रूल्स हो, तो सभी को याद रखिए, उनसे एक नंबर का क्वेश्चन आना तय होता है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट पे। ठीक है ना, थर्मल रिले क्या होता है, उष्मन प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, और थर्मल रिले करता क्या है, थर्मल रिले द्वारा क्या होता है, मोटर को अति भार होने से बचाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रन्स विथ excessive noise and its grease cup is found to very hot. This is due to। कह रहा है कि एक स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर चलते समय बहुत शोर कर रहा है, और जिस पात्र में ग्रीस है वह बहुत गर्म है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, तर्क वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। तो यदि मैं बात करूंगा इसके राइट आंसर का, क्या हो जाएगा भैया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिफेक्टिव, क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव बियरिंग हो जाता है, दोषपूर्ण बियरिंग हो जाता है इस कंडीशन में, हीटिंग अवस्था में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंटरचेंजिंग एनी टू सप्लाईज लीड्स ऑफ अ थ्री फेज मोटर। कह रहा है कि थ्री फेज मोटर की किन्हीं दो सप्लाई लीडों को आपस में बदलने से क्या होता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, आपको राइट आंसर बताना है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद राइट आंसर बताइए आप सभी लोग। ठीक है ना, तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जिस दिशा में मोटर चल रही है उसी दिशा में उल्टी तरफ हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मेड यूज ऑफ इन द वर्किंग ऑफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कार्य करने में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, लाउड स्पीकर में, माइक्रोफोन्स में, और एम्पलीफायर्स में, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, माइक्रोफोन्स। ठीक है, माइक्रोफोन्स के कार्य करने के लिए क्या कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ क्रिस्टल जैसे
क्वार्ट्ज के टुकड़े के माध्यम से हम क्या करते हैं, विद्युत प्रवाह बना सकते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है, यह एक क्रिस्टल को किनारे पर विद्युत विभव उपस्थित होता है जब हम इसे क्या करते हैं, यांत्रिक तनाव उत्पन्न कराते हैं। तो कहने मतलब क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड्स रूल गिव्स अस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैंने डिस्कस किया हुआ है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जल्दी से यहाँ पे ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से फिगर को देखिएगा तभी राइट आंसर आप यहाँ पे दे सकते हो। कह रहा कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन सर्किट। ओके, कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ की जो कुल धारिता आपको बताना है, क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे कुल धारिता आपको बताना है। तो इजी है भाई, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों क्या है भाई, पैरेलल में है। तो पैरेलल कंडीशन में क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटर की यदि बात करें तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो दोनों क्या है, 8 प्लस 8 है, कहने मतलब क्या हो गया 16 माइक्रोफैरड। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा, कह रहा है ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि द अर्थिंग पिन ऑफ 3 पिन प्लग टॉप इज कीप थिकर देन द 2 अदर्स पावर पिन्स ओनली। कह रहा है कि 3 पिन प्लग्स टॉप की अर्थिंग पिन अन्य 2 पावर पिनों से मोटी रखी जाती है, जिसका क्या कारण होता है। भाई जनरल सी बात है, बहुत ज़्यादा यूज में आता है, तो वहीं से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे भाई। ओके, तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 46 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 47, द पर्पस ऑफ यूजिंग चारकोल एंड साल्ट इन द अर्थिंग पिट। कह रहा है कि अर्थिंग पिट में चारकोल और साल्ट प्रयोग करने का जो प्रयोजन होता है मुख्यतः क्या होता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद अपना जो परफॉर्मेंस है, अपना जो राइट आंसर है उसे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यदि मैं बात करूँगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, सी, इनमें से दोनों मतलब क्या, ए एंड बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द VIR वायर्स द कॉपर कंडक्टर्स इज ऑलवेज टिंड इन ऑर्डर टू। कह रहा है कि VIR वायर में कॉपर चालकों को सदैव टिंड किया जाता है, जिसका प्रयोजन क्या है, ठीक है ना, जिसका कंडीशन क्या है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शन को पढ़ें, देन अपना कमेंट यहाँ पे लिखें। यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फैंस एंड लैम्प इज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन आर कनेक्टेड इन सीरीज में, पैरेलल में, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का, तो फिर से क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 वे सिंगल पोल स्विच कंट्रोल द कनेक्शन ऑफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूंगा, जल्दी से यहाँ पे भाई ऑप्शन पढ़े सभी लोग, यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भैया, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एक वायर के 2 स्थितियों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वायरिंग इज प्रिफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटिंग, ठीक है, कार्यशाला की प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म की वायरिंग को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का मित्रों, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, सरफेस कंड्यूट वायरिंग। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, कह रहा है द फंक्शन ऑफ अ चोक यूज्ड विथ फ्लोरोसेंट ट्यूब ऑन AC सप्लाई। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई पर प्रदीप्ति ट्यूब फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ प्रयुक्त चोक का क्या कार्य होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा भाई, इनमें से दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन हाउस वायरिंग एम्प्लॉइंग लूपिंग इन द इन एंड लूपिंग आउट सिस्टम न्यूट्रल इज लूप्ड इन द आउट फॉर्म। कह रहा है लूपिंग इन और लूपिंग आउट सिस्टम वाली घरेलू वायरिंग न्यूट्रल को निम्नलिखित में से लूप इन और लूप आउट की जाती है,
ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा मित्रों, ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना, सभी हो जाएंगे, मतलब डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश वर्जन में पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि पावर टू एन इंडस्ट्री हैविंग 3 फेज मोटर लोड एंड लाइटिंग लोड unevenly distributed on 3 phase is supplied by 3 phase 4 wire system and controlled by a TPN switches fuses in the event of neutral link being loose and natural conductors of incoming supply करा neutral conductors of incoming supply being disconnected from the installation which of the following will happen। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। यदि मैं इसके हिंदी वर्जन की बात करूं तो कह रहा है कि किसी उद्योग में 3 फेज मोटर लोड और प्रकाश लोड के 3 फेज में असंतुलित तौर पर वितरित हैं। इस उद्योग को 3 फेज 4 वायर सिस्टम द्वारा पावर की सप्लाई दी जा रही है और टीपीएन स्विच फ्यूज द्वारा नियंत्रित है। यदि न्यूट्रल लिंक ढीला हो और आगम सप्लाई का जो न्यूट्रल चालक होता है इस व्यवस्था से होकर जाए तब निम्नलिखित में से क्या होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से पढ़ें, उसके बाद हमें राइट आंसर बताएं आप सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोटर रेट ठीक ठाक चलेंगी, लेकिन कुछ लैंप मंद प्रकाश में और कुछ अधिक प्रकाश हैं, यहाँ तक कि ये फ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज प्रोवाइडेड विथ 3 फेज 400 volts 50 hertz supply and also earthing bus bar, then lighting and fans of 230 volt is rating। ठीक है, कह रहा है कि यदि मुख्य वितरण बोर्ड पर 3 फेज 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही है और भू संपर्कन के लिए बस बार भी लगाया गया है तो 230 वोल्ट रेटिंग के लिए लंप और पंखे का जो कंडीशन होगा क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। यदि मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर का तो सी हो जाएगा भाई, किसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फायर शुड बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ, निम्नलिखित के प्रयोग से विद्युत के कारण लगी आग को बुझाया जाता है। बहुत ईजी है, एक बार देखा नहीं कि आंसर आना चाहिए। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जिसको हम कहते हैं CTC कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, CTC कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टाल बिल्डिंग्स आर प्रोवाइडेड विथ पॉइंटेड कंडक्टर्स टू, कह रहा है कि ऊंची इमारतों में नुकीले चालक लगाए जाते हैं क्योंकि यह कौन सा यहाँ से कंडीशन सही होगा, जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएं भाई यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फ्यूज वायर आर, कह रहा है कि फ्यूज वायर में निम्नलिखित में से 2 विशेषताएं कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा भाई, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल इंजिन एनर्जी इज कन्वर्टेड टू, ठीक है, विद्युत मापन यंत्रों में विद्युत ऊर्जा को निम्नलिखित में से रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा भैया, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेगर इज यूज टू फाइंड आउट इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस इन प्रेफरेंस टू ओम मीटर बिकॉज, कह रहा है विद इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ओम मीटर की तुलना में मैगर का जो प्राथमिकता देने का क्या कारण होता है, इनमें से क्या राइट आंसर होगा मित्रों। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर की अपेक्षा इनमें विभव अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 कह रहा है हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट एरर्स विल बी लेस्ड इन, कह रहा है कि हिस्टेरेसिस और भंवर धाराएं त्रुटियां न्यूनतम होंगी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएं। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, डायनमो मीटर इंस्ट्रूमेंट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, कह रहा है कि अ डिवाइस दैट
चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है कैपेसिटेंस कहलाएगा, ट्रांसड्यूसर कहलाएगा, रजिस्टर कहलाएगा या फिर कन्वर्टर कहलाएगा। तो यदि मैं बात करूँगा यहाँ पे राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 कह रहा है विच वाइंडिंग इन अ ट्रांसफार्मर हैज़ मोर नंबर ऑफ टर्न्स। ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में बर्तनों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। यदि मैं बात करूंगा तो क्या कह रहा है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 कह रहा है कि इन ट्रांसफार्मर हिस्टेरेसिस लॉस कैन बी रिड्यूस बाई। ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस हानियाँ जो होती हैं निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती हैं। ठीक है, किसके द्वारा की जा सकती हैं, चार ऑप्शन। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ रहा है भाई। ओके जी, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूजली ऑपरेट ऑन। सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचारित होती है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। यूनिटी पावर फैक्टर, 0.8 पावर फैक्टर लीड, लैग और 0.6 पावर फैक्टर लैग। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पर राइट आंसर का तो 0.6 पावर फैक्टर लैग इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट कौन सा कंडीशन होगा। चार ऑप्शन आपके पास है, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में क्या हो सकता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास है, रीड कीजिए आराम से, उसके बाद राइट आंसर दीजिए। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, धारा वोल्टेज के साथ फेज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि सीलिंग फैन हैज आउटर बॉडी revolving and ceiling fan B has central or rotator revolving thus suggested that कह रहा है छत का पंखा ए की बाहरी बॉडी घूम रही है और छत का पंखा बी का सेंट्रल रोटेटर घूम रहा है। इससे क्या पता चलता है, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a bucket full of water, lot of bubbling is observed at both of the deepening wires. This suggested that the types of supply is correct। पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि सप्लाई किस किस्म की है। ओके, तो यहाँ पे एकदम सीधी सी बात है, इजी सी बात है और इजीली कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और बिल्कुल आपका जो है राइट आंसर निकल के आएगा। वो क्या निकल के आएगा, यस, डीसी सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, जब डीसी सप्लाई होगी तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पार्किंग ऑकर्स व्हेन अ लोड इज स्विचड ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज़। भार को स्विच ऑफ करने के लिए स्पार्किंग होने का जो कारण होता है परिपथ में निम्नलिखित कौन सा विद्यमान होता है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं यहाँ पे चारों में से क्या राइट आंसर होगा। तो मैं बात करूँगा राइट आंसर का, हाई इंडक्टेंस इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन इज सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ 2-pin सॉकेट एंड इफ इट्स एलिमेंट्स हैपन टू बी कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ द आयरन देन इट्स हीटिंग इफेक्ट विल बी। इनमें से क्या राइट आंसर होगा, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन को 2-pin सॉकेट से विद्युत की सप्लाई हो रही है और यदि एलिमेंट का जो संपर्क है इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाए तब कौन सी स्थिति यहाँ पे पैदा हो सकती है। ठीक है ना, तो जल्दी से यहाँ पे बताएं क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। यदि मैं बात करूँगा प्यारे से राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, बी इंक्रीज क्या हो जाएगा, इसका जो उष्मा प्रभाव है क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेस्ट प्लेस टू इंस्टॉल अ कैपेसिटर, कह रहा है कि संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है। ठीक है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का मित्रों तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, प्रेरक भार के टर्मिनल्स पे। ठीक है, अक्रॉस टू द टर्मिनल्स ऑफ द इंडक्टिव लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि टेस्ट लैम्प इज series with appliance is connected across the supply as shown in the figure given below. If the test lamp does not glow, this suggests that, कह रहा है कि जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है सप्लाई पर किसी एप्लियंस के साथ रेडी में एक टेस्ट लैंप लगाया जाता है, स्टेट
लैंप यदि न लगाया जाए तो इससे क्या पता चलता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है और ये यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, ठीक है ना, इसी सर्किट की बात हो रही है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो बी इज द राइट आंसर होगा। एलिमेंट कहीं से भी बीच में टूट गया है ये बतलाता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू लैम्प्स is rated 100 watt 230 volts when connected in series across 230 volt will consume। कह रहा है कि 100 वाट 230 वोल्ट की समान रेटिंग वाले दो लैंपों की जब 230 वोल्ट की सप्लाई से सीढ़ी में जोड़ा जाता है तो इसकी जो खपत होती है वो आपको बताना है, ठीक है ना, कितने कंज्यूम्पशन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए भाई जल्दी से यहाँ पे आंसर दिए, बोलते बोलते तो हम गला बैठ गया है और प्यास लगी है हमें, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो यदि मैं बात करूँगा यहाँ पे राइट आंसर का तो बिल्कुल आसानी से क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे आपको R1 और R2 के टर्म्स में निकालना है। तो यदि मैं बात करूँ R1 के टर्म्स में तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर अपान पी वैल्यू रख दीजिए। R2 के टर्म्स में भी आपको क्या करना है, आपको बी स्क्वायर अपान पी करना है, आ जाएगा 529 दोनों को ऐड कर दीजिए 1058 आ जाएगा। फिर इसको क्या यहाँ पे हो जाएगा भाई, आर की वैल्यू आ गई तो पी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर अपन आर होता है, ठीक है ना। बी कितना दिया हुआ है, 230 वोल्ट दिया हुआ है, कितना आपका वहाँ पे कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 1058 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आपको 50 वाट आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा भैया, इसमें सिल्वर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सिल्वर इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो यूज होता है वो क्या होता है, कापर यूज होता है, ओके। तो नेक्स्ट क्या यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ अ बैटरी टेंस टू, कह रहा किसी बैटरी के अत्यधिक आवेशन का निम्नलिखित परिणाम होता है, कौन सा होता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे भाई। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है ना। धनात्मक प्लेट्स लेड पेरोक्साइड में संचारित होने लगती हैं जिससे वह कमजोर पड़ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ लेड एसिड बैटरी। कह रहा है कि सीसा आम बैटरी को चार्ज करने के लिए दौरान निम्नलिखित में किस में वृद्धि होती है, ठीक है ना। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे जो मैं बात करूंगा राइट आंसर का मित्रों क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अम्ल का अपेक्षित घनत्व हो जाएगा ना, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ अ एसिड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ वीडियो पे हैं तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक बनता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि और 20 किलो वाट 4 पोल्स 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज 3 फेज 1728 मतलब कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1728 RPM इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटेड विथ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, देन मोटर विल भी कह रहा है कि एक 20 किलोवाट 4 पोल 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज 3 फेज 1728 RPM प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से चलाया जाता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, ठीक है, इनमें से क्या कंडीशन होगा आपको बताना है। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इन अ ट्यूबलाइट सर्किट द हाई वोल्टेज सर्ज इज प्रोड्यूस बाई। ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज जो प्रवाह होता है निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चोक, ओके। क्या होता है, चोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन वुड नीड द मोटर ऑफ लीस्ट रेटिंग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होती है।
जल्दी से कमेंट करके बता दें भाई यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा चारों में से। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का होगा इलेक्ट्रिक क्लॉक इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इग्निशन कॉइल ऑफ ऑटोमोबाइल एक्ट्स एज अ, किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल कॉइल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इग्निशन कॉइल की बात हो रही है तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। ओके, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। ये पे बात करो राइट आंसर का तो यहाँ पे थारिस्टर मतलब एस सी आर्स मल्टीपल और एस सी आर ट्रैक ड्रैग जो थारिस्टर फैमिली में आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द अल्टरनेटर्स आर रेटेड इन, अल्टरनेटर्स को निम्नलिखित में अंशांकित किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा तो अल्टरनेटर्स को हमेशा केवीए में डिनोट करते हैं। ठीक है, किसमें, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, कह रहा है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है निम्नलिखित का बनाया जाता है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, लेकिन यदि मैं बात करूँ राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा इसे। कह रहा है कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ माइक्रो 1 माइक्रोफैराड आर रेटेड फॉर 100 volts, 200 volts and 300 volts when connected in parallel they will be suitable for operation of। कह रहा है कि एक माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर हैं जिसकी जो रेटिंग है वो 100 वोल्ट, 200 वोल्ट और 3 वोल्ट है। यह यदि इन्हें समांतर में लगा दिया जाए, ठीक है ना, तब ये निम्नलिखित पर चलाने के लिए उपयुक्त होंगे। मतलब कहने मतलब ये हो गया कि 1 माइक्रोफैराड के हैं सभी, इनको समांतर में ऐड कर दीजिए तो क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल आप आसानी से फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि वी हैव 3 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. If all the 3 resistances are to be connected in circuit, how many difference value of equivalent resistance are possible। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है इसको कनेक्शन आप कैसे कर सकते हो, इसमें क्या कंडीशन निकल के आएगा, कितना कंडीशन निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, 8। ठीक है ना, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि विच क्लास ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल कैन विथ स्टैंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ग की विद्युत रोधी सामग्री सबसे अधिक तापमान सह सकती है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ई। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लास सी। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लियंसेस इंस्टॉल एट द परमिसेस ऑफ अ डोमेस्टिक कंज्यूमर विल ऑफर द हाईएस्ट लोड। कह रहा है किसी उपभोक्ता के घर पर लगे निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण द्वारा सबसे अधिक भार उत्पन्न होगा। टोस्टर, फ्रीज, हॉट प्लेट, बिजली की फ्रेम। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, हॉट प्लेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्शन मोटर विल हैव द लीस्ट सॉफ्ट डायमीटर। निम्नलिखित में से किस प्रेरण मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम होता है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, आपको राइट आंसर बताना है। यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है पावर सप्लाई फॉर रेलवे पैसेंजर कोच लाइटिंग एंड फैन सर्विस इज। कह रहा है रेलवे यात्री कोच की बिजली और पंखे के लिए जो पावर सप्लाई होती है वो कितनी होती है। इसमें से क्या आपका राइट आंसर होगा। यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट करंट हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट करंट इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि इफ द न्यूट्रल ऑफ द 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अर्थेड द वोल्टेज इज डिफरेंट फेज विल बी। ठीक है, कह रहा है कि 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूट्रल यदि अर्थ
न दिया जाए तब विभिन्न फेजों में क्या हो जाएगा, कौन सा कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएं क्या होगा। जल्दी से सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, क्या हो जाएगा भैया, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 91, कह रहा है कि इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स फॉर डोमेस्टिक वायरिंग टू। कह रहा है घरेलू वायरिंग के लिए धारावाहक चालकों का जो इंसुलेशन किया जाता है, इनमें से क्या राइट आंसर होगा आप सभी के लिए। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन को पढ़ें और राइट आंसर बताएं। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, डी इज द राइट आंसर होगा, आघातों से बचाव के लिए, प्रोटेक्टेड टू अगेंस्ट द शॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इस क्वेश्चन स्क्रीन पे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन्स द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ सीरीज सर्किट। कह रहा है चार ऑप्शन है कि श्रेणी परिपथ के सभी भागों में लेकिन इनमें से क्या समान रहेगा, वोल्टेज, धारा, शक्ति और प्रतिरोध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। बिल्कुल यदि आपका सही होगा तो बिल्कुल आप राइट आंसर दोगे यहाँ पे। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, धारा का यूज करते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि फॉर अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम द कलर ऑफ अर्थ न्यूट्रल वायर इज वाइट, रेड, ब्लैक, ब्लू। ठीक है, 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए अर्थ न्यूट्रल तार का रंग होता है, क्या होता है, सफ़ेद होता है, लाल होता है, काला होता है, नीला होता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैक। ओके, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अमीटर इज, ठीक है, इंसर्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट एंड करंट टू बी मेजर्ड फ्लो थ्रू इट। कह रहा है इंसर्टेड इन अ सर्किट एंड पार्ट ऑफ द करंट टू बी मेजर्ड फ्लोज थ्रू इट। नेक्स्ट कह रहा है कि कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट एंड करंट टू बी मेजर फ्लो थ्रू इट। नेक्स्ट कह रहा है कि कनेक्ट इन पैरेलल in a circuit and only part of the current to be measured flow through it। कह रहा है कि एक अमीटर है, उनमें इसमें से क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है ना, चार आपके ऑप्शन आपके सामने है, चारों को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद राइट आंसर दी। मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि विसर्पण जिसको हम कहते हैं क्रीपिंग परिघटना, ठीक है ना, निम्नलिखित में से होती है। क्रीपिंग के बारे में पूछ रहा है, चार ऑप्शन आपके पास हैं, क्या होगा इसमें से राइट आंसर। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वाट हावर मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर इज यूजली। धारा ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की जो संख्या होती है आमतौर पर होती है, कितनी होती है, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 से 5। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज रिले इज यूज्ड इन, ठीक है ना, किसमें किया जाता है, ग्लूकोज रिले का जो प्रयोग होता है निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स प्रोटेक्शन, जनरेटर प्रोटेक्शन, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन। ठीक है ना, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर भाई। सभी का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सही होना चाहिए। यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अब पावर फैक्टर मीटर हैज़, शक्ति गुणक मापी में क्या होता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हैं, सभी आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे, अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा 98 के राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर होगा, नो कंट्रोल स्प्रिंग हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नियंत्रक स्प्रिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ केबल इज टू क्रॉस अ रोड इट्स शुड। कह रहा है कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब उसे, इसमें से क्या राइट आंसर होगा भाई, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा, सही होगा। जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 99 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और यदि मैं बात करूँगा यहाँ पे राइट आंसर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, पाइप या कंड्यूट में छिपाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का, कह रहा है कि केबल यूज इन ऑटोमोबाइल और यूजली, ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले केबल आमतौर पर कौन से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार ऑप्शन
आपके स्क्रीन पे है। यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वल्कनाइज्ड रबर इंसुलेटेड, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग इंजॉय किए होंगे क्लास को अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बिल्कुल ऐसे ही क्लास यदि पाना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ लाइफ में एक बार नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही मैं क्लास आपके लिए लेकर आऊँ, वीडियो आप तक पहुँच जाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं।